कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर भूगोल के दूसरे पार्ट के दूसरे अध्याय के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, इस वर्चुअल कक्षा में आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। आपके पुस्तक के दूसरे पार्ट का पहला अध्याय समाप्त हुआ और आज हम लोग इस दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास मतलब जनसंख्या का प्रवास। इस पाठ की शुरुआत हम एक शेर से करना चाहते हैं। शेर कुछ इस प्रकार है कि सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया। भारत के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का यह शेर आपकी पुस्तक में भी है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के सभी भागों से भारत में लोगों का समूह आता गया, बसता गया और भारत की जनसंख्या संरचना बढ़ती गई। इसी प्रकार भारत से भी बड़ी संख्या में लोगों ने बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे देशों को प्रवास किया और विश्व के कोने कोने में जाकर के अपना बसाव निर्धारित किया। तो समझे आप, यही प्रवास है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विविध कारणों से मानव के स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। यानी प्रवास की इस प्रक्रिया में विस्थापन और आगमन दोनों होता है। विस्थापन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। आगमन को हम आप्रवास कहते हैं, जबकि विस्थापन को हम उत्प्रवास के नाम से जानते हैं। प्रवास की जानकारी भारतीय जनगणना का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। जब जनगणना कर्मी जनसंख्या के आंकड़ों को जुटाने के लिए आते हैं तो जनसंख्या संरचना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाने के साथ साथ वे लोग ये भी तथ्य नोट करते हैं कि व्यक्ति किसी अन्य स्थान या दूसरे देश से तो नहीं आकर यहां बसा हुआ है। यदि हां, तो पूर्व निवास स्थान का पता आदि भी वो जानकारी लिखते हैं, नोट करते हैं। इसी के साथ अगर किसी परिवार से कोई व्यक्ति दूसरी जगह चला गया होता है तो उसकी भी जानकारी नोट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जनगणना में एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में प्रवास की जानकारी दर्ज की जाती है। यह था प्रवास। अब हम भारतीय प्रवास के संदर्भ में जानेंगे। भारतीय प्रवास, इसको हम भारतीय प्रसार भी कहते हैं, क्योंकि यह भारतीयों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में फैलाव के संदर्भ में है। यानी विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय किस प्रकार किन चरणों में गए हैं, इसको हम भारतीय प्रसार यानी भारतीय प्रवास के अंतर्गत समझेंगे। बच्चों, यह प्रसार जो भारतीयों का विश्व के अन्य देशों में हुआ है विभिन्न समयावधि में, उसे हम 3 तरंगों या लहरों के रूप में देखते हैं। और इस क्रम में हम देखेंगे पहली तरंग, भारतीय प्रसार की पहली तरंग। जो पहली तरंग थी वो उपनिवेश काल, यानी भारत पर जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस दौरान की थी। उस दौरान अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूरों की एक बड़ी खेप मॉरिशस, कैरिबियाई द्वीप जिन्हें हम वेस्ट इंडीज के द्वीप भी कहते हैं, त्रिनिदाद, टोबैगो और गुयाना, इसके साथ साथ फिजी और दक्षिण अफ्रीका में भेजे। इसी प्रकार फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा भारत से यानी भारतीय लोगों को रियूनियन द्वीप, मार्टिनिक और सूरीनाम में भेजा गया। फ्रांसीसी
डच और पुर्तगालियों ने भी इसी क्रम में गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक और कुछ अन्य देशों में खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे भारतीयों को भेजा था। लाखों की संख्या में ये श्रमिक करारबद्ध यानी एक अनुबंध के तहत गए। इन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उक्त अनुबंध का नाम भारतीय उत्प्रवास अधिनियम या गिरमिट एक्ट था। इन गिरमिटिया मजदूरों की दशा बेहद दयनीय और खराब थी और एक प्रकार से यह दासों के रूप में वहां के खेतों में काम करने के लिए विवश थे। इनसे बेहद निर्दयतापूर्ण व्यवहार भी किया जाता था। फिर हम आते हैं दूसरी तरंग। देश की आजादी के बाद भारतीय प्रसार की दूसरी तरंग आधुनिक समय में हुई, जब व्यवसायियों ने, शिल्पियों ने, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में अच्छे आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत से कुछ लोगों का समूह निकटवर्ती देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई आदि देशों में हुआ और यह क्रम आज भी चल रहा है, आज भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान और इराक आदि जो ये पश्चिमी एशिया के देश थे, यहाँ जब अचानक पेट्रोलियम पदार्थों के वृद्धि से रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, श्रमिकों की मांग हुई, तो भारत से बहुत सारे कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का इन देशों में लगातार प्रवास हुआ। श्रमिकों के साथ साथ कुछ उद्यमियों का, भंडार मालिकों का और व्यवसायियों का भी प्रवास इन पश्चिम एशियाई देशों में हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरी लहर की, भारतीय प्रसार की तीसरी लहर। तो भारतीय प्रसार की जो तीसरी तरंग या लहर थी 1960 के बाद वो हमें देखने को मिलती है, जब देश से बहुत सारे कुशल डॉक्टरों और इंजीनियरों का इस देश से गमन हुआ अन्यत्र देशों में। 1980 के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधन और वित्तीय विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं और संचार के क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों का भी प्रसार हुआ। ये सब पढ़े लिखे लोगों की जमातें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में प्रवास किए और वहां पर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त किए, उच्च पदों पर पहुंचे। उदारीकरण के पश्चात 1990 के दशक में शिक्षा और ज्ञान पर आधारित भारतीय प्रवासियों का विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार हुआ था। यह महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने जो यहां से प्रवासी ये गए हैं, ये आज भी इन देशों में वहां के देश के प्रति विकास के अच्छे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और वहां के डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अब हम प्रवास के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रवास के प्रकार को हम पहले देखेंगे समय के आधार पर। समय के आधार पर जो प्रवास का प्रकार होता है वह अस्थायी या स्थायी दो प्रकार का होता है। अस्थायी प्रवास सामान्यतः एक अल्पकालिक अवधि के लिए होता है, जैसे कुछ दिनों के लिए, वार्षिक या फिर मौसमी प्रवास। जबकि
कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर सदैव के लिए बस जाता है तो फिर वो स्थायी प्रवास कहा जाता है। दूसरा प्रवास के प्रकार को अगर हम देखें तो वो है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर प्रवास दो प्रकार का होता है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास भी इसको कह सकते हैं। पहले हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का अर्थ है कि देश के बाहर से यानी अन्य देशों से देश के अंदर प्रवास, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास में देश के बाहर से यानी अन्य देशों से देश के अंदर प्रवास होता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार अन्य देशों से भारत में 50 लाख लोगों का अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ। 50 लाख लोगों का। इनमें से 96% लोग भारत के पड़ोसी देशों से आए। बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख और नेपाल से 5 लाख। यह संख्या सबसे बड़ी थी। इसके अलावा तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार तथा ईरान से आए 1,60,000 शरणार्थी भी इसमें शामिल थे। यह तो अप्रवास था, यानी दूसरे देशों से भारत में बसने वालों के संदर्भ में। इस अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अगर उत्प्रवास की बात करें, यानी भारत से जाकर दूसरे देशों में बसने का जहां तक प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं लगभग 2 करोड़ भारतीय विश्व के 110 देशों में फैले हुए हैं, यानी वो उत्प्रवास करके वहां बसे हुए। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि आंतरिक प्रवास या राष्ट्रीय प्रवास। देश के अंदर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। यानी देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक गांव से दूसरे शहर में, इस तरह जो देश के अंदर ही प्रवास होता है उसको हम आंतरिक प्रवास या राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। बच्चों, वैसे तो लोग अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, किंतु कुछ ऐसे कारण सामने आ जाते हैं कि उनसे प्रेरित होकर या उनसे मजबूर होकर तमाम लोगों को न चाहते हुए भी प्रवास के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस आंतरिक प्रवास को हम 4 रूपों में अपने देश में देखते हैं। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में जनसंख्या का या कुछ लोगों का जाना, इसे हम ग्रामीण मतलब विलेज टू विलेज, यानी गांव से गांव की ओर प्रवास। इसमें स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। आप सोचिए क्यों ऐसा होता है? तो प्रायः हमारे देश में जब स्त्रियों का विवाह होता है एक गांव से किसी निकटवर्ती गांव में, तो स्त्रियां विदा होकर के एक गांव से दूसरे गांव में जाती हैं। इसलिए एक प्रकार से ये स्त्री प्रधान प्रवास है, विलेज टू विलेज। दूसरा है ग्रामीण से नगरी, यानी गांव से नगरों की ओर जाकर के बसना। ये तीव्र प्रवास है और लगातार भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ये हो रहा है। गांव से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से कारण भी आप समझते होंगे। जी हाँ, रोजगार, अच्छे रोजगार के अवसरों की तलाश में गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवास हो रहा है और ये प्रवास पुरुष प्रधान प्रवास है, यानी इसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। तीसरा है प्रवास नगरीय से नगरी, यानी सिटी टू सिटी, छोटे शहर से बड़े शहर या एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाना नगरी से नगरी प्रवास कहलाता है। ये भी ज्यादातर इसको भी पुरुष प्रधान प्रवासी कहेंगे और ऐसा विशेष रूप से बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ही होता है। और चौथा और अंतिम है
नगरी से ग्रामीण, यानी शहर से गांव में जाकर के प्रवास करना, गांव की ओर प्रवास, ये बेहद छोटे पैमाने पर यानी नगण्य है। फिर भी ग्रामीण जीवन को पसंद करने वाले, जिन्हें गांव का जीवन पसंद है, वो गांव में बसना चाहते हैं तो वो प्रवास करते हैं। कुछ रिटायर्ड वृद्ध होते हैं जो अपने गांव से भावनात्मक लगाव रखते हैं, तो वो अपनी सेवा से रिटायर होने के बाद या काम धंधे से मुक्ति पाने के बाद वो अपने गांव में जाकर के प्रवास करते हैं। और स्त्रियां जो विवाह के कारण शहर से गांव की तरफ जाती हैं, वहां उनका प्रवास होता है। तो ये 4 प्रकार के आंतरिक प्रवास हम अपने देश के संदर्भ में पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले हेडिंग की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय एवं अंतरराज्यीय प्रवास में अंतर। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है कि अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा इसको। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास है दोनों राज्य के संदर्भ में, लेकिन जो अंतर है उसको समझने की कोशिश करिए। आंतरिक प्रवास से जुड़े इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। राज्य की सीमाओं के अंदर अगर लोगों का स्थानांतरण होता है तो इसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। राज्य की सीमा के अंदर, उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किसी का प्रवास इलाहाबाद के लिए हो जाए, आगरा के लिए हो जाए, नोएडा के लिए हो जाए, या यूपी के किसी भी शहर गांव के लिए अगर वो प्रवास करता है तो इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक दोनों कारणों से होता है। जबकि राज्य की सीमाओं के बाहर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जब प्रवास होता है तो उसे हम अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में। हम इसे अगर उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे यूपी के किसी भी गांव या शहर से दिल्ली, मुंबई या किसी दूसरे राज्य के किसी शहर में, किसी गांव में जाकर के प्रवास करना, इसको हम कहते हैं अंतरराज्यीय प्रवास। ये मुख्यतः आर्थिक कारणों से होता है। ठीक है, समझ गए आप इस अंतर को। चलिए अब हम आज की इस आखिरी हेडिंग की बात करते हैं, प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। ये क्या है समझें आप। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आदि ने भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक अप्रवासियों को आकर्षित किया है। यानी बाहर और दूसरे देशों से आने वाले ज्यादा, खासतौर से भारत के अन्य राज्यों से, इन राज्यों को जिनका मैंने नाम लिया, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, यहां विश्व के दूसरे भागों से और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों से बड़ी संख्या में अप्रवासी इन राज्य से संबंधित शहरों में आते हैं या बसे हुए हैं या प्रवास कर रहे हैं। सर्वाधिक 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। यानी महाराष्ट्र में 23 लाख अप्रवासी लोग रहते हैं और इनमें भी विशेष रूप से मुंबई नगरी समूह सबसे महत्वपूर्ण है, जहां रोजगार के अपूर्व अवसर मौजूद हैं। तरह तरह के रोजगार हैं यहाँ। फिल्म सिटी के साथ साथ बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं और तमाम अन्य कार्य हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिल जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में प्रवास होता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का स्थान है। प्रवास की स्थानिक विभिन्नता, अभी तक तो मैं आपको यह अप्रवास की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रवास की इस स्थानिक विभिन्नता को उत्प्रवास के संदर्भ में देखें
तो हम ये पाते हैं कि 26 लाख उत्प्रवासियों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश से 26 लाख लोग इन दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं, उत्प्रवासी के रूप में वहां जाते हैं। यानी यूपी के 26 लाख लोग देश के अन्य राज्यों में जाकर के प्रवास करते हैं। इसी प्रकार 17 लाख उत्प्रवासी बिहार से भी दूसरे राज्यों में, विशेषकर जिनका नाम मैंने अभी लिया, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, इन राज्यों में जाकर के प्रवास करते हैं। जाने वाले यानी किसी क्षेत्र को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, गांव और शहर को छोड़कर जाने वालों को हम उत्प्रवासी कहते हैं। और जो लोग बस जाते हैं कहीं आ करके, उन्हें हम अप्रवासी कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज इस अध्याय के प्रवास और उसके प्रकार तथा उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया है। ठीक है, अब हम इसका अगला लेक्चर जब लेंगे तो उसमें कारण और परिणाम की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।